हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मतलब आप अगर साइंस स्टूडेंट हो, आपने मतलब पीसीएम भी लिया है और आपको या तो नीट की प्रिपरेशन करनी है एग्जाम की, या एमएससीईटी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, जेई मेंस की करनी है, तो ये वाला टॉपिक आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और स्कोरिंग के लिए भी है। ठीक है, और मतलब 12th में 11th 12th में तो है ही है, तो 11th में हम पढ़ ही रहे, इसलिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है। टॉपिक का नाम है डायमेंशन। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि डायमेंशन होता क्या है, और जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और जो डिराइव क्वांटिटीज भी होती है उनके डायमेंशन क्या है। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज है जो फिजिक्स में आपको, जिनके डायमेंशन तो आने ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि उनका डायमेंशन हम कैसे निकालते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको देखिए डायमेंशन दिया है, तो डायमेंशन का डेफिनेशन है, वैसे एग्जाम में तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप याद करना, उसको नोट करके सब लिख लेना। ठीक है, यही आपके नोट्स होंगे। तो यहाँ पे दिया डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी जो हम मेजर करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। वो क्वांटिटी है जो किसी और अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती उनके मेजरमेंट के लिए। हमने देखा था ना 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है प्रीवियस क्लासेस में, तो यहाँ पे वो याद रखो, फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो किसी भी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होती फॉर देयर मेजरमेंट। ठीक है, वैसे एक डिराइव होती है जो डिपेंड होती है। तो यहाँ पे गॉस ने ये बताया था कि किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी का अगर डायमेंशन लेना है तो लेंथ, मास और टाइम, ये तो आपको करना ही चाहिए। लेंथ, मास और टाइम ये मैंडेटरी रहता है, मतलब जिसमें लेंथ एब्सेंट है तो ठीक है, लेकिन लेंथ, मास और टाइम ये हमारे बेसिक पैरामीटर्स है किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज या डिराइव क्वांटिटीज के डायमेंशन निकालने के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली क्वांटिटी है स्पीड। स्पीड मतलब क्या होता है, या वेलोसिटी क्या, दोनों की डायमेंशन सेम ही होती है। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, हमने 8th 9th 10th से पढ़ा है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस को हम किससे बोलते हैं, लेंथ से बोलते हैं। मास को किससे बताते हैं, एम से, और टाइम को किससे करते हैं, टी से। तो यहाँ पे डिस्टेंस है इसीलिए L1, एक ही बार है ना, तो इसीलिए L1, टाइम तो T1। तो अगर हम T1 को ऊपर ले जाएंगे तो इसका जो सिंबल, जो साइन है यहाँ पे प्लस है ना, T1 ऊपर चला जाएगा तो T की पावर क्या हो जाएगी, -1। इसीलिए स्पीड का डायमेंशन क्या हो गया, या वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो गया, L1 T-1। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, उसी के बाद स्पीड के बाद है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशन, जो मतलब स्मॉल जी होती है, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 हम बोलते हैं ना, दोनों की डायमेंशन सेम ही होती है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये भी हमने पढ़ा है। एक्सेलरेशन डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी या स्पीड दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम ही है। तो हमने यहाँ पे लिखा L1 T-1, अभी ऊपर निकाला ना, ऑब्टेन किया, और अपॉन टाइम है तो टाइम के लिए हमने क्या किया, कुछ नहीं है तो T1। अब ये T1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, T-1 हो जाएगा। T1 अगर ऊपर गया तो T-1, यहाँ पहले से ही -1 है और एक और -1 आ गया तो T की टोटल पावर क्या हो जाएगी, T-2। T की टोटल पावर क्या हो जाएगी, T-2। ठीक है, उसके बाद देखिए फोर्स है। फोर्स मतलब क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, मास इंटू एक्सेलरेशन, या मा भी होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, m1, m⁻1। फिर वैसे ही एक्सेलरेशन है, अभी निकाला हमने L1 T-2, तो हमने यहाँ लिखा L1 T-2। आई बात समझ में, यहाँ निकाला ना एक्सेलरेशन, वही यहाँ पे लिखा, तो m1 L1 T-2 कंबाइन करके लिख दिया। यही आपकी डायमेंशन हो गई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की और स्मॉल जी की भी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया, मतलब सॉरी, ये आपका फोर्स का हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ तक। ठीक है, सॉरी, तो m1 L1 और T-2 ये आपकी फोर्स की डायमेंशन हो गई। उसका फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। उसी तरह अगला है डेंसिटी। डेंसिटी भी हम केमिस्ट्री में ज्यादा पढ़ते हैं, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास m1, तो m1 हो लिया। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब ना, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब, है ना, तो इसीलिए मीटर क्यूब है। तो लेंथ, मीटर मतलब क्या, लेंथ, तो क्यूब मतलब रेज टू पावर 3, तो इसलिए L की पावर क्या हो गई, 3। अब ये L की पावर 3 जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, L की पावर -3। L की पावर 3, क्योंकि वॉल्यूम मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ऐसे ही पढ़ा था हम लोग 9th और 10th में, तो इसीलिए L क्यूब, तो L क्यूब ऊपर जाएगा तो L
क्यू। ठीक है, तो ये किसकी हो गई डायमेंशन, ये आपकी डेंसिटी की हो गई। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक, मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। मास क्या होता है m1 और वेलोसिटी को क्या लिखेंगे हम l1 t माइनस वन, l1 t माइनस वन। इसको आप कंबाइन कर दो तो क्या हो जाएगा m1 l1 t माइनस वन। ये आपकी मोमेंटम हो गई। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, मास इंटू वेलोसिटी। उसके बाद होता है इम्पल्स। इम्पल्स होता है सडन फोर्स पर यूनिट टाइम या इंस्टेंट टाइम, तो दैट इज फोर्स यूनिट, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन हमने यहाँ देखा है, देखो m1 l1 t माइनस टू, m1 l1 t माइनस टू, और टाइम के लिए t है ना, फोर्स का डायमेंशन और टाइम का डायमेंशन। तो फोर्स के डायमेंशन में टाइम का डायमेंशन क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बीच में, मतलब पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। तो t1 है और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है -2 है, तो -2 और 1 क्या हो जाएगा -1। तो इसलिए मोमेंटम क्या हो गया m1 l1 t माइनस वन, m1 l1 t माइनस वन। उसके बाद है देखो वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला हमने 9th और 10th में भी पढ़ा था, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। F मतलब फोर्स, S मतलब डिस्प्लेसमेंट, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो हमने लिखा फोर्स का डायमेंशन, वो तो क्या होता है यहीं से पढ़ा है हमने, m1 l1 t माइनस टू। ठीक है, अब m1 l1 t माइनस टू हो गया इंटू डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा l1। तो यहाँ पे ऑलरेडी l1 है और ये भी l1 है, तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएगा। तो 1 प्लस 1, इसीलिए l की पावर क्या हो गई 2। तो इसीलिए क्या हो गया m1 l2 t माइनस टू। ये किसका हो गया, वर्क डन। और वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। तो इसलिए याद रखो। ठीक है, वर्क डन और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, ऑलमोस्ट हमेशा सेम ही, उसकी डायमेंशन हमेशा सेम होती है। अब आ जाओ एनर्जी। तो एनर्जी हम कोई भी एनर्जी ले ले, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सबकी जो डायमेंशन होगी सेम ही होगी। अब देखो यहाँ पे हाफ mv² है, तो इस हाफ को हम कंसीडर नहीं करते। इस हाफ को जो भी ये आते हैं कोएफिशिएंट्स आते हैं, कांस्टेंट नंबर्स आते हैं, उनको हम कंसीडर नहीं करते। तो इसीलिए हाफ को कंसीडर आप मत करो। किसको देखो, m और v², मास और वेलोसिटी के स्क्वायर को। मास मतलब क्या, m1 वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो वेलोसिटी अभी हमने देखा था l1 t माइनस वन सबसे पहले, या टाइम जिसको स्पीड भी बोलते हैं l1 t माइनस वन। यहाँ पे v² है, तो याद रखना इस पूरे पावर का क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, इसी स्क्वायर से l1 को भी मल्टीप्लाई करना है पावर को, इसी स्क्वायर से t माइनस वन के भी पावर को। तो 2 इंटू l1 कितना हो गया l2, 2 इंटू माइनस वन तो क्या हो गया -2। इसीलिए क्या हो गया m1 l2 t माइनस टू, m1 l2 t माइनस टू। ये हो गया एनर्जी। एनर्जी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल। आप चाहे काइनेटिक एनर्जी निकाल लो या पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, सबके डायमेंशन आपको क्या होंगे, सेम ही होंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। ठीक, एग्जाम में एमसीक्यूज में ऐसा भी आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस, ऐसे भी आपका एमसीक्यूज में पूछा है और पूछते भी है। तो उसके बाद देखो पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का फॉर्मूला अभी हमने देखा यहाँ पे डायमेंशन m1 l2 t माइनस टू, m1 l2 t माइनस टू अपॉन टाइम है। तो टाइम के लिए क्या करेंगे, t1। ठीक, अब ये t1 जब ऊपर आएगा तो t का जो पावर 1 था ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो -1 इस -2 के साथ ऐड हो जाएगा तो क्या होगा t माइनस थ्री। तो इसलिए m1 l2 t माइनस थ्री, m1 l2 t माइनस थ्री किसका डायमेंशन हो गया, पावर का। याद रखो, फॉर्मूला याद रखो तो इजी हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब इसके बाद है देखो प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन क्या है, हमने पढ़ा ही है m1 l1 t माइनस टू अपॉन एरिया है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो l स्क्वायर। तो ये l2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, l माइनस टू। क्या हो जाएगा, l माइनस टू। तो यहाँ पर 2 है, ऊपर गया तो -2, लेकिन पहले से ही यहाँ 1 है तो -2 और +1 क्या हो जाएगा, -1। ये l2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, l माइनस टू ना, तो -2 और +1 क्या हो जाएगा, l माइनस वन। बाकी m ऐसे ही रख दो और t ऐसे ही रख दो। ठीक है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, प्रेशर की यूनिट पास्कल भी होती है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो इसीलिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये भी हम बोल सकते हैं प्रेशर की यूनिट, और पास्कल भी होती है। उसी तरह चार्ज है। चार्ज कैसे होता है, करंट इनटू टाइम। या हमने देखा है करंट की डेफिनेशन क्या होती है, चार्ज पर यूनिट टाइम।
करंट की डेफिनेशन होती है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो हम चार्ज को क्या लिख सकते हैं, करंट इनटू टाइम। तो करंट को हम एम्पियर से, एम्पियर के लिए ए, तो करंट को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो ए से डिनोट करते हो तो A1, यहाँ पे ए की है ना करंट, इसलिए A1, टी क्या है 1, तो T1, तो A1 T1, L0 मैंने मैंडेटरी ऐसा लिख दिया है, ठीक है। A1 T1 याद रखिए, करंट को हम ए से डिनोट करते हैं तो A1, ठीक है। किसी किसी टेक्स्ट में आई भी है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब V, जिसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, m1 L2 T-2, हमने यहां से देखा है वर्क डन का, m1 L2 T-2 पर यूनिट चार्ज, मतलब अभी देखा हमने A1 T1, A1 T1, ये A1 ऊपर आएगा तो A-1 हो जाएगा, T1 है, T1 ऊपर आया तो T-1 हो जाएगा, तो T-1 और -2 क्या हो जाएगा, T-3। याद रखो फिर से, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन लिखा मैंने m1 L2 और T-2 है, यहाँ पे +1 वापस आया तो T-3 हो जाएगा, इसे T-3, और A1 ऊपर आएगा तो A-1। किसकी हो गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हो गई, अब हमको रेजिस्टेंस का चाहिए। रेजिस्टेंस क्या होता है, बाय ओम्स लॉ, V अपॉन I, है ना, वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज अपॉन करंट। तो वोल्टेज अभी हमने देखा ऊपर निकाला, m1 L2 T-3 A-1, और करंट को क्या लिखेंगे, A1। तो ये जो A1 है ये ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, A-1, A-1, तो A-1 ऊपर आया तो पहले से ही -1 था, तो क्या हो गया, A-2। अभी आप देखिए ये मैंने करा दिया, इसमें जो प्रेशर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, रेजिस्टेंस है, काइनेटिक एनर्जी, पावर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप सीईटी जेईई नीट जब पढ़ोगे उसमें क्वांटिटीज पूछी जाती है, इनका डायमेंशन पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम में, तो ये अच्छे से करना। और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 11th स्टैंडर्ड में जितने भी डायमेंशन इसमें से ही आएंगे, डायमेंशन आपको फर्स्ट चैप्टर टीचर यूनिट टेस्ट में पूछेगा, सेमिस्टर एग्जाम में भी पूछेगा, क्वांटिटीज के डायमेंशन निकालना। अगर निकालने के लिए बोला है, जैसा मेथड मैंने यूज किया है वैसे मेथड से आप करो। अगर 2 मार्क के लिए पूछा है ऑब्टेन डायमेंशन, तब ऐसे आपको बताना है जैसे मैंने बताया। नहीं तो अगर सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन पूछा है तो 1 मार्क के लिए, अगर 1 मार्क क्वेश्चन देखना, अगर 1 मार्क के लिए तो सिर्फ आपको डायरेक्ट डायमेंशन लिख देना है। अगर ऑब्टेन डायमेंशन बोला तब आपको ये सब मेथड आप करोगे तो 2 मार्क उसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। आई होप ये जितने डायमेंशन सिखाया मैंने ये आपको समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन कर लो, कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू।